हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुर्तज़ा अली खान। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम समझेंगे ये फ्रीडम स्ट्रगल और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी इंडिया के अंदर, उस ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ये एक अहम मूवमेंट है। साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दानों को देखेंगे। साल्ट मार्च को ही क्यों चुना गया और नाफरमानी की तहरीक क्या थी, किस तरह ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से ये किस तरह डिफरेंट थी। उसके अलावा कॉलोनियल गवर्नमेंट जो अंग्रेजों की हुकूमत थी इंडिया के अंदर, उसने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। उसके अलावा गांधी आरवीएन पैक्ट, गांधी और आरवीएन के बीच में जो एक मायदा हुआ, उस मायदे के बारे में पढ़ेंगे। जिसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरू होने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1929 के अंदर। दिसंबर 1929 की बात की जाए तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, और सेशन की जो सदारत कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और ये लाहौर के अंदर ये सेशन कांग्रेस का होता है। यानी सालाना कांग्रेस का हर साल क्या होता था, दिसंबर में ये सेशन होता था। तो 1929 के दिसंबर में भी क्या हुआ, एक सेशन हुआ लाहौर के अंदर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक डिमांड को फॉर्मुलाइज किया। जो डिमांड थी पौन स्वराज। पौन स्वराज का मतलब हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और वहां पे ही जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ये ऐलान करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये जो इनकी डिक्लेरेशन थी, अनाउंसमेंट थी, इसको बहुत कम अटेंशन मिलती है। महात्मा गांधी दूसरी तरफ जो थे वो इस सोच में थे कि हमें आजादी के लिए जो मूवमेंट शुरू करनी है, जो तहरीक शुरू करनी है, उसको लोगों की रोजमर्रा की जो इश्यूज हैं उनके साथ जोड़ना होगा। तो गांधी जी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए साल्ट मार्च शुरू करते हैं। अब ये 26 जनवरी 1930 को बहुत कम अटेंशन मिली इस इवेंट को, लेकिन आज भी इस इवेंट को हिस्ट्री के अंदर इस इवेंट की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो 26 जनवरी 1930 की बात की जाए तो हम जो रिपब्लिक डे मनाते हैं वो इसी डेट को कैमोमोरेट करने के लिए, इसी दिन की याद में हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है वो 26 जनवरी को किया है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो उस वक्त के लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने वो जो 1929 के अंदर एक डिसीजन लिया था कांग्रेस ने कि 26 जनवरी 1930 को
हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन को याद करने के लिए हमारे लीडर ने डिसाइड किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट होगा और इस डे को हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। यही वजह है कि हमने 26 जनवरी को चुना है, किसके लिए? रिपब्लिक डे के लिए। इस डे की को याद करने के लिए हमने क्या किया है कि 26 जनवरी को ही चुना। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस और साल्ट मार्च की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साल्ट मार्च के शुरू होने से पहले गांधी जी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी उस वक्त के जो वाइस राय थे लॉर्ड आर्वियंस, उनको एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर के अंदर वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। ये 11 डिमांड्स होती हैं। ये जो 11 डिमांड्स थी, इनमें कुछ जनरल डिमांड्स थी, आम डिमांड्स और कुछ खास डिमांड्स थी। और ये जो डिमांड्स थी तमाम तबके के लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, यानी पीजेंट से लेके जो सनतकार थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके साथ ये जुड़ी हुई थी। इन 11 डिमांड्स की बात की जाए तो बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करना, स्टर्लिंग और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है उसको बराबर करना, आर्म्स एक्ट के अंदर चेंज करना, उसके अलावा जो आर्मी के ऊपर एक्सपेंडिचर है, आर्मी के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, वो कम किया जाए, साल्ट लॉ को खत्म किया जाए। साल्ट लॉ क्या था कि इंडिया के अंदर जो साल्ट है उसको सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी, यानी अंग्रेज बना सकते थे और वही बेच सकते थे। और इस पे इंडिया वालों को क्या पे करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था। तो गांधी जी ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए साल्ट मार्च को शुरू किया। The idea was to make demands wide range so that all classes within Indian society could be unite. तो गांधी जी ने इतनी ज्यादा डिमांड्स इसलिए रखी थी कि तमाम क्लासेस के लोग जो हैं वो क्या हों, इस चीज को देख के मुतासर हो के जो मूवमेंट शुरू हो रही है उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। और इन 11 डिमांड्स में जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी वो थी, एक साल्ट टैक्स खत्म करना, और दूसरा था लुक इनटू लैंड रेवेन्यू, यानी जो रेवेन्यू लिया जा रहा था उस रेवेन्यू को क्या किया जाए? कम किया जाए। लेकिन ये जो गांधी जी की डिमांड्स थी, इन डिमांड्स को वाइस राय लॉर्ड आर्वियंस जो हैं, he did not pay his attention toward his demands. गांधी जी की डिमांड्स की ओर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं इन डिमांड्स को। गांधी जी इस हद के अंदर अल्टीमेटम भी दे देते हैं गवर्नमेंट को कि अगर हमारी डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल ना की गई 11 मार्च से पहले पहले, 31 जनवरी 1930 को ये खत लिखा जाता है और ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि 11 मार्च से पहले पहले हमारी डिमांड्स को फुलफिल कीजिए। अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल ना की गई तो हम जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो इंडिया के अंदर शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ जो लॉर्ड आर्वियन थे वो किसी तरह से गांधी जी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे और उसका नतीजा ये निकलता है कि गांधी जी क्या करते हैं? टेक फर्दर एक्शन। तो गांधी जी जो हैं वो साल्ट को चुनते हैं कि हमने जो है वो साल्ट मार्च शुरू करनी है। साल्ट मार्च को या साल्ट को ही क्यों चुना गया? क्योंकि साल्ट की बात की जाए तो इसको अमीर लोग भी खाते हैं और गरीब लोग भी खाते थे, और अगर बात की जाए तो अमीर भी उतनी ही क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे और गरीब भी उतनी ही क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे।
और टैक्स अमीर भी पे करेंगे, गरीब भी पे करेंगे। तो इसमें तमाम लोग जो थे इस सॉल्ट टैक्स की वजह से उनके ऊपर जो एक बुरा असर पड़ रहा था, तमाम लोग इस से इफेक्टेड थे। और उसके अलावा साल्ट जो गवर्नमेंट सिर्फ साल्ट बना सकती थी और इंडियन साल्ट जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। तो जब गांधी जी की इन डिमांड्स को इग्नोर किया गया तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च शुरू करते हैं। अब दांडी मार्च की शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में होती है। इस दांडी मार्च या साल्ट मार्च की शुरुआत की बात की जाए तो गांधी जी के साथ 78 लोगों ने इस जब शुरुआत में ये शुरू की गई तो 78 मोस्ट ट्रस्टी वॉलेंटियर थे गांधी जी के साथ। और ये साबरमती आश्रम से शुरू होती है। साबरमती आश्रम से शुरू होके ये दांडी एक कोस्टल टाउन था गुजरात के अंदर, समुद्र के किनारे एक टाउन है उसकी ओर जाती है, इसलिए इसको दांडी मार्च कहा जाता है। और ये लोग लगभग 390 किलोमीटर जो हैं वो पैदल चलते हैं साबरमती से दांडी की ओर। 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं। वहां जब ये रास्ते में ये मूवमेंट चल रही थी तो हजारों की तादाद में लोग क्या करते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं। इसको व्हाइट मार्च भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो लोग थे जिन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, तमाम लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। तो इस मार्च की बात की जाए तो ये मार्च शुरू हुई थी 78 लोगों से और रास्ते में हजारों की तादाद में मर्द औरतें इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक कारवां बन जाता है और उसके बाद ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल को दांडी में। वहां दांडी में पहुंचने के बाद जो साल्ट लॉ था कि कोई भी इंडियन साल्ट नहीं बना सकता, उस लॉ को वायलेट किया जाता है। वहां पे पानी को बॉयल किया जाता है। पानी को बॉयल करने के बाद उसमें से साल्ट को निकाला जाता है। और ये जब साल्ट लॉ को इस तरह से तोड़ा गया तो इसी से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत है वो हो जाती है। अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या फर्क था, इस चीज को समझेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह एक दूसरे से अलग अलग थी। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो उसमें कहा गया था, गांधी जी ने यह कहा था इंडियन से कि आपने अंग्रेजों का ताउन नहीं करना है, अंग्रेजों को किसी तरह से कोऑपरेट नहीं करना है। सीडीएम में यह कहा गया कि नॉन कॉपरेशन के साथ साथ आपने कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करना है, सिर्फ कॉपरेशन को रिफ्यूज नहीं करना, उसके अलावा जो भी कॉलोनियल लॉज हैं उन लॉज को आपने तोड़ना है। हजारों की तादाद में जब ये मूवमेंट शुरू होती है तो इस मूवमेंट में हजारों की तादाद में अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में लोग क्या करते हैं, साल्ट लॉ को ब्रोक करते हैं। लोग जो है वो बाइकआउट करते हैं फॉरेन क्लास का, लिकर शॉप को पिक किया जाता है, उनके रास्ते रोके जाते हैं। पीजेंट जो थे वो चौकीदारी टैक्स देने से इनकार करते हैं। फर्दर मोर जो उसके अलावा फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया जाता है। फॉरेस्ट लॉ ये था कि ट्राइबल लोग फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। तो दे स्टार्ट गोइंग टू रिजर्व फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग फ्यूल्स वुड एंड ग्रेजिंग देयर कैटल्स। जो भी लोग जंगलों के आसपास रहते थे वो जंगलों में अपने माल मवेशी को नहीं चरा सकते थे, ना ही वहां से फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते थे। तो फॉरेस्ट लॉ को भी वायलेट किया।
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 5 सितंबर 1920 में। इसी तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। इसकी शुरुआत होती है साल्ट सत्याग्रह की शुरुआत से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मकसद था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैरालाइज करना, बाइकआउट करके फॉरेन गुड और सर्विसेज का। उसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इसका मकसद था कि पूर्ण स्वराज मिले और जो भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको तोड़ना, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून हैं उनको ब्रेक डाउन करना। इसकी बात की जाए तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो थी वो इंडिया में इस वजह से शुरू हुई थी क्योंकि इंडिया के अंदर रॉबर्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से। तो रॉबर्ट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि 1919 में ये कानून बनाया गया था। इस कानून में ये था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे उनको बिना ट्रायल 2 साल जेल में रखा जाएगा। और जलियांवाला बाग मैसेकर की बात की जाए तो ये 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ। तो इन दो इवेंट की वजह से इंडिया के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की वजह होती है कि जब लॉर्ड आर्वियंस जो हैं वो, तो लॉर्ड आर्वियन क्या करते हैं, गांधी जी की 11 डिमांड्स को इग्नोर कर देते हैं। उस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो इसको गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो इसको कॉल ऑफ किया गया था जब गांधी ने जी ने देखा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है बहुत सारी जगहों पे वायलेंस हो रहा है और लॉर्ड आर्वियंस और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है। उसके बाद गांधी जी इसको विड्रॉ कर देते हैं, कॉल ऑफ करते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन नहीं थी। दूसरी तरफ सीडीएम की बात की जाए तो इसमें बड़े पैमाने पर औरतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसकी एंड की बात की जाए तो फरवरी 1922 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो ये दो फेसिस, एक 1932 तक और दूसरा फिर 1932 के बाद फिर से शुरू होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये खत्म होती है 7 अप्रैल 1934 के अंदर। तो इसको कॉल ऑफ करने की वजह ये होती है 1934 के अंदर के बड़े पैमाने पर जो लोग थे वो इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और उसके अलावा जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, जब पहली बार इसको कॉल ऑफ कर दिया गया तो उस वजह से वो लोग जो थे वो दोबारा से उस तरह का इंथुजियाज्म उनके अंदर नहीं था, जिस वजह से ये मूवमेंट क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। और इसको आखिरकार 1934 के अंदर इसको कॉल ऑफ करना पड़ता है। गांधी जी कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था। तो जब ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुई तो जो भी डेवलपमेंट्स इंडिया के अंदर हो रही थी उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे अंग्रेज। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान, जिनको गांधी फ्रंटायर ऑफ गांधी भी कहा जाता है, गांधी जी, इन तमाम को जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम को अरेस्ट किया गया। तो जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो इसमें ये लीडर्स अरेस्ट हुए तो जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे स्ट्रीट्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन्होंने पुलिस पोस्ट के ऊपर हमले किए, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, लॉ कोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, तमाम उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज या ब्रिटिश रूल की एक निशानी थी, उनके ऊपर लोगों ने हमले किए।
गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? तो गवर्नमेंट्स ने इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू किया, वुमेन, बच्चे, तमाम लोगों को मारना शुरू किया। लगभग 1 लाख के करीब करीब लोगों को अरेस्ट किया गया। इस चीज को जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने इसको डिसाइड किया, 25 जनवरी 1931 को इसको कॉल ऑफ किया और गांधी जी और लॉर्ड आर्वियन के बीच में एक पैक्ट होता है, मायदा होता है, जिसे गांधी आर्वियन पैक्ट कहा जाता है। इस गांधी आर्वियन पैक्ट में क्या हुआ, इसकी बात की जाए तो इसमें गांधी जी जो हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन के अंदर जिनका इनिकाद किया गया था, जिसका बाइकआउट, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था कांग्रेस ने, तो गांधी जी एग्री हो जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज यहां रूल कर रहे थे, वो इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। दिसंबर 1931 की बात की जाए तो गांधी जी लंदन के अंदर जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनके बीच में बातचीत होती है पूर्ण स्वराज की बात, और ये जो नेगोशिएशन होती है ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है। गांधी जी बड़े दुख के साथ, दुखी दिल से वापस आते हैं हिंदुस्तान में। जब वापस आते हैं देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों जेल में हैं। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट को जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर देती है। जब गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करके गए थे तो वापस आने के बाद गांधी जी दोबारा इसको शुरू करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट जो होती है, इस मूवमेंट की बात की जाए तो जो इसके अंदर मोमेंटम था वो मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है कि वो मोमेंटम खत्म हो जाता है और आखिरकार इस मूवमेंट को, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। आई होप ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी आर्वियन पैक्ट, डिफरेंसेस, कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।